एक घर को गांव के पूरे लोग घेर करके खड़े थे और ये शोर मचाया जा रहा था कि अंदर तो कोई है। इसी बीच किसी व्यक्ति ने 100 नंबर डायल कर दिया और जैसे ही 100 नंबर डायल होता है, मौका वारदात पे पुलिस पहुंच जाती है। और पुलिस जैसे ही पहुंचती है तो फिर क्या था, घर में से कुछ ऐसी चीज बरामद होती है जिसको लेकर के वो थाने पहुंच जाते हैं। लेकिन जब उस घर के मालिक आते हैं और घर में जो मालिक के तौर पे एक बूढ़ा व्यक्ति और एक उसकी पत्नी बुढ़िया, ये दो लोग रहते थे। अब वो लोग थाने के चक्कर काटने के लिए मजबूर होने वाले थे, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या? चलिए कहानी को, इस सच्ची घटना को पूरे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र अविनाश। आज जिस कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ, ये सच्ची घटना गोरखपुर जिले की है। दरअसल गोरखपुर जिले में एक छोटा सा गांव लगता है। इसी गांव में एक परिवार है, जिस परिवार में 4 लोग रहा करते थे, जिसमें एक व्यक्ति और उनकी पत्नी, यानी कि जिसका नाम प्रमोद होता है और उसकी पत्नी मोनिका, और उनका एक लड़का जिसकी उम्र अभी के टाइम पे 12 साल है। इसके परिवार में 2 लोग और, यानी कि प्रमोद के माँ और प्रमोद के पिता, यानी कि ये 5 लोगों का जो परिवार था वो भरपूर था। किसी भी प्रकार की अब दिक्कत नहीं थी इनके परिवार में। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था। लेकिन बात कर रहा हूँ आज से 4 साल पहले की। 4 साल पहले जो प्रमोद है वो मजदूरी का काम किया करता था, इधर उधर जा करके, कभी इस कंपनी में तो कभी दूसरी कंपनी में। और उसके बाद जब वो काम करके छुट्टी होती तो फिर वो घर आया करता था। सब कुछ इनके जीवन में तो सही चल रहा था, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत तो थी नहीं। लेकिन दिक्कत थी तो बस इस बात की कि जो प्रमोद है अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। और तबीयत इस कदर बिगड़ती है कि फिर उसकी समझ में ही नहीं आता है कि आखिर वो करे तो क्या करेगा। अब उसकी तबीयत इस कदर बिगड़ने लगती है कि वो हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल चक्कर लगाने लगता है। और पैसे की भी काफी तंगी थी, तो जो आयुष्मान कार्ड बनता है वो तो बस ऑपरेशन के लिए और डॉक्टरों के द्वारा जिसमें धांधलेबाजी की जाती है, उसके भी जो उसकी लिमिट होती है उसको भी डॉक्टर इधर उधर करके खराब कर देते हैं। आप जो गोरखपुर समझ रहे हैं, ये वही गोरखपुर है जहाँ से हमारे सांसद रवि किशन है, और वहां से पूर्व सांसद और इस टाइम के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। ये वही जगह है और वही की ये कहानी है। आयुष्मान भारत का जो कार्ड है उसकी लिमिट खत्म हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि इधर जो प्रमोद है अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, और बिगड़ते बिगड़ते इस कदर बिगड़ती है कि वो इस दुनिया को ही छोड़ करके चला जाता है। और जब इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है तो फिर परिवार अब फिर से टूट जाता है, बिखर सा जाता है। अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। अब इसीलिए जो प्रमोद की पत्नी होती है, जिसका नाम मोनिका होता है, मोनिका को परिवार वाले और उसके मायके वाले, गांव के जो व्यक्ति होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो लोग भी उसको समझाते हैं। लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है और आखिर कब तक ऐसे ही अपने जीवन को काटोगी और कैसे तुम अपने लिए सहारा बनोगे। तो तुम दूसरी शादी कर लो और जा करके अपने जीवन को बना लो। लेकिन जो मोनिका होती है वो कह लेती है कि नहीं, वो यहाँ से छोड़ करके कहीं नहीं जाएगी। अपने सास और ससुर जो उनके माता पिता के रूप हैं, वो उनको छोड़ करके नहीं जाएंगे। उनकी औलाद तो छोड़ करके उनको चली गई, लेकिन क्या मैं भी इनकी बेटी से कम हूँ? मैं इनके बेटे से कम हूँ? जो भी कुछ हूँ मैं ही हूँ, और इसीलिए मैं छोड़ करके इनको नहीं जाने वाली। और सभी लोग समझाते, जब थक जाते हैं तो सभी लोगों को लग जाता है कि अब ये यहाँ से अब जाने वाली नहीं है और ना ही ये किसी इनको लोगों को छोड़ करके जाएगी। गांव के लोग काफी सराहना करते हैं और इस चीज पे काफी लोग खुश भी होते हैं कि जो मोनिका है वो इस प्रकार की सोच रखती है।
अब वो अपने लड़के जिसका नाम विनय होता है, विनय के सहारे अपने जीवन को धीरे धीरे काटने लगती है। अब इसी दरमियान वो सोचती है कि कुछ समय जब बीतता है तो बीतने के बाद वो सोचती है कि क्यों ना गुजारे के लिए दुकान खोल ली जाए, और वो एक किराने की दुकान खोल लेती है, जो कि एक गांव में छोटी मोटी दुकानें होती है जिससे वो बाजार जाया करती और उससे सामान लाया करती, और जो कहीं नहीं मिलता था उसके गांव में और भी दुकानों पे वो उसकी दुकानों पे मिला करता था। वो सारी चीज़ों को सजो करके लाया करती थी, जो ज़रूरत की चीज़ें हुआ करती थी वो ला करके वो रखा करती थी। अब उसकी दुकान पे काफ़ी भीड़ भी रहने लगी थी और उसकी दुकान काफ़ी अच्छी चलती भी थी। अब धीरे-धीरे वो अपनी दुकान बड़ी करने लगती है, यानी कि सब्जी की दुकान लगाने भी लगती है, और अब धीरे-धीरे जो उसकी दुकान है बड़ी होने लगती है, उससे इनकी इनकम भी बढ़ने लगती है। अब थोड़ी-सी मोनिका की कहानी को रोकते हैं और इसी में शुरुआत होती है करण नाम के एक लड़के की। करण, जिसकी उम्र 32 साल हो चली थी, वो गाँव का ही लड़का था। उसके 2 छोटे भाई थे, जिसमें करण से जो छोटा लड़का था जिसकी उम्र अभी 26 साल के करीब थी, उसकी शादी हो चली थी, और जो करण था वो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो पढ़ाई-लिखाई पे रुका हुआ था कि जब उसकी नौकरी लग जाएगी तब वो शादी करेगा, अन्यथा अगर उसकी नौकरी नहीं लगती है तो वो शादी नहीं करेगा। और गाँव में ये आम बात होती है कि अगर लड़का 28 साल के लगभग पहुँच जाता है, 30 साल के लगभग पहुँच जाता है तो उसकी शादी होना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। शहरों में तो शादियाँ 32 साल, 35 साल, 40 साल में भी होती हैं। अभी हमारी एक कहानी आई है दूसरे वाले चैनल पे, जिसका नाम क्राइम का सफर है। उस पे आप जाकर के देखेंगे तो आपको दिखेगी वो वीडियो, जिसमें 60 साल का एक व्यक्ति है और उसकी जो पत्नी है 24 साल की, सरकारी नौकरी का कमाल। आप उसको जाकर के जरूर देखिएगा, हो सके तो उसका लिंक भी मैं इस कहानी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी उस कहानी को सुन सकते हैं। खैर, आते हैं इस कहानी पे। अब जो करण है वो इधर उधर घुमा करता था। अब वो धीरे धीरे जा करके उसी की दुकान पे बैठा भी करता था, उसी की दुकान पे जाया करता था, तो भाभी भाभी किया करता था, जो भी काम हुआ करता था वो कर दिया करता था। अब इन दोनों की काफी घंटों बातें हुआ करती थी। ये दुकान पे लगभग शाम के वक्त जाकर के बैठता था, तो कभी दोपहर के वक्त, और जो भी काम हुआ करता था मोनिका का वो कर भी दिया करता था। जैसे बाजार से कुछ लाना होता है सामान खरीद के, तो वो जाकर के ला दिया करता था। एक अकेली औरत जो कि अबला होती है, जो कि विधवा औरत होती है, उसको काफी तकलीफें होती हैं सारी चीजों में, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो करण है उसकी मदद किया करता था। और सभी लोग जानते थे कि करण जो है वो काफी अच्छा लड़का है, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक है मोनिका की मदद कर दिया करता है। मोनिका भी विधवा। वो मोनिका जो थी वो एक मिसाल बन चुकी थी कि वो शादी नहीं करेगी, किसी से तो नहीं करेगी। वो अब अपने सास ससुर को ही अपने माँ बाप मान ली थी और उन्हीं के साथ वो अपना पूरा जीवन गुजारने वाली थी। अब करण का धीरे धीरे मोनिका के पास आना जाना लगा रहता है। तब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और वक्त के साथ साथ इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है। और एक रोज जो करण है वो मन ही मन कहीं ना कहीं मोनिका को चाहने लगा था। एक दिन मोनिका से बोल बैठता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। अब जैसे ही मोनिका ये बात सुनती है तो वो थोड़ी सी सोचने लगती है, और वो सोचती है कि क्यों, चलो अगर शादी की बात है तो फिर तो बढ़िया बात है। लेकिन वो सोचती है कि अगर शादी कर लूंगी तो फिर अपने सास ससुर को छोड़ना पड़ेगा, तो फिर वो उसको दिक्कत होगी, और इसीलिए उसने शादी करने के लिए मना कर दिया। बोलती कि नहीं, वो शादी नहीं करेगी। करण जिद पे अड़ता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। तो जो मोनिका होती है, अब इन दोनों के बीच में धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुलाकात लेकर के, और लगभग 1.5 साल करीब निकल गए थे। करण उसका काम कर दिया करता था और मोनिका भी उसका काम कोई भी हुआ करता था वो भी कर दिया करती थी। उसी के यहाँ सामान लेकर के जाना, लेकर के आना, ये सारी चीजें लगी रहा करती थी। वक्त आगे बढ़ता है। अब जब ये बात प्रेम की आती है तो दोनों प्रेम में डूबने लगे थे, और दोनों एक दूसरे के बिना अब नहीं रह पा रहे थे। करण एक रोज जब उसके सास और ससुर नहीं होते हैं दिन में ही, तो करण घर के दुकान के अंदर जाता है और जा करके इन दोनों के बीच में, मोनिका और करण के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और वहीं से जब ये शारीरिक संबंध बनता है तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता है। 1.5 साल की भूखी औरत को जब एक गर्म शरीर मिलता है तो फिर वो उसकी आगोश में खो जाती है
और काफी समय से उसको जिस्मानी जो जरूरत थी वो पूरी नहीं हुई थी, और मिलते ही तो फिर वो उस पर टूट पड़ती है करण पे। करण भी वर्षों का भूखा था, उसने भी आज तक किसी लड़की से शारीरिक संबंध नहीं बनाया था, और वो भी जब मोनिका भाभी को पाता है तो उस पर एकदम टूट सा जाता है। अब इधर अब दिन में हो या रात में जब भी इनको मौका मिलता है ये शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। अब इनकी फोन पे भी बात हुआ करती थी। एक रोज मोनिका विनय को फोन कर माफी चाहते हैं, करण को फोन करती है, और करण को फोन करके बोलती है कि रात को मेरे पास आना, और वो दरवाजा जो है वो आगे वाला खुला हुआ ही है, तो तुम आराम से आ सकते हो उसमें। और मोनिका की एक आदत थी कि वो बिना कपड़ों के कमरे के अंदर सोती थी, वो निर्वस्त्र होकर के उसका इंतजार किया करती थी विनय का। अब माफी चाहते करण का, विनय तो उसका लड़का था, करण का इंतजार किया करती थी, और करण जाता था तो उस पर टूट पड़ता था, उसकी बाहों में खो जाता था। अब ऐसे ही ये सिलसिला इन लोगों का अब आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे वक्त आगे जब बढ़ता है तो फिर अब इन लोगों को कुछ सूझता ही नहीं है, ये दोनों प्यार के आगोश में खो जाते हैं। दोनों शादी करना तो चाहते हैं, लेकिन जो एक रोज जो बात ये करण बोलता है कि वो उससे शादी करेगा, तो मोनिका बोल बैठती है कि अगर मैं शादी करूंगी भी तो तुमको मेरे साथ यहीं पे रहना होगा, मैं इन लोगों को छोड़ करके नहीं जाने वाली, चाहे कुछ भी हो जाएगा। इस पर करण भी तैयार हो जाता है, वो कहता है कि चलो ठीक है, हम लोग शादी कर लेंगे। लेकिन जब बदनामी होनी ही रहती है तो चाहे कैसे भी करके हो ही जाती है। और एक रोज जो मोनिका होती है उसके सास और ससुर शादी में गए हुए थे, और उस रात वो लोग रहने वाले नहीं थे, और साथ में अपने पोते यानी कि शिवम विनय को भी लेकर के गए थे। घर में मोनिका अकेली थी, और ये बात गांव के लोगों को पता थी, और उसको कहीं ना कहीं गांव के लोगों को ये संदेह था कि जो करण का व्यवहार है उन दोनों के बीच में कोई चक्कर है। और जब उन लोगों को पता चलता है कि ये लोग आज कहीं जा रहे हैं, तो लोगों को पक्का यकीन था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग यहाँ पर शारीरिक संबंध आज मिलेंगे और बनाएंगे ही। अब इसीलिए गांव के जो 20-25 लोग होते हैं वो लोग एक ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बना करके उनके आने का इंतजार करते हैं। मोनिका करण को फोन करती है और बोलती है कि तुम आज रात आ जाना, घर पे कोई नहीं रहेगा। करण जो है वो अपने घर से निकलता है, और लगभग 9 बजे करीब वो घर में प्रवेश कर जाता है। उसके मोनिका की वही आदत थी जो पहले वाली थी, दरवाजा खोल करके और निर्वस्त्र पूरी तरह लेट करके इंतजार किया करती थी कि कब करण आएगा और उसकी बाहों में जकड़ जाएगा। अब इधर जो करण है वो पहुंचता है, और फिर वो अपना कार्यक्रम शुरू कर लेते हैं। दोनों करण पहुंचते ही अपने कपड़े को निकाल लेता है, और ये दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। और जैसे ही एक दूसरे की बाहों में खोते हैं, लगभग कुछ वक्त और गुजरता है, और लगभग 1 घंटे का जब वक्त जैसे गुजरता है, गांव के लोग जो है वो इकट्ठा होकर के पूरे घर को घेर लेते हैं, और घेरने के बाद वो कहने लगते हैं कि इस घर में जो भी है निकल जा। मोनिका डरी हुई, सहमी हुई, वो कहते हैं कि बात क्या है, क्यों तुम लोग मेरी इज्जत उछालने पे तुले हुए हो। लेकिन कहते हैं कि तुमने करण को घर में छुपा लिया, तुम्हारा करण के साथ अवैध संबंध है। अब इसी दरमियान गांव का कोई मूर्ख व्यक्ति कह लें या फिर समझदार कह लें, उसने नजदीकी थाने में फोन कर दिया, 100 नंबर डायल कर दिया, और जैसे ही 100 नंबर डायल होता है, मौका वारदात पे पुलिस पहुंच जाती है। और पुलिस पहुंच करके उन दोनों को पुलिस अपनी हिरासत में लेकर के थाने पहुंच जाती है, और जा करके वहीं पर उन लोगों से पूछताछ होती है। और पूछताछ जब होती है तो फिर सुबह होती है, और सुबह में इन दोनों ने ये कह दिया कि ये दोनों अपनी मर्जी से शादी करना शारीरिक संबंध बनाते हैं, शादी करना चाहते हैं। लेकिन ये गांव वाले ऐसा होने नहीं दे रहे हैं। मोनिका भी ये बात कबूल लेती है कि इन दोनों के बीच में जो भी संबंध है, जो भी बन रहे थे, वो उस दोनों की मर्जी से बन रहे थे, और ये दोनों अब शादी ही करने वाले हैं। तब तक अगले दिन खबर मिल जाती है मोनिका के सास और ससुर को। वो लोग नजदीकी थाने में पहुंचते हैं और बात विचार करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर ये दोनों तैयार हैं शादी करने के लिए तो फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये दोनों शादी कर लें। लेकिन जो ये मोनिका है वो कहती है, पुलिस के सामने भी शर्त रखती है कि चाहे जो भी हो जाएगा, मैं अपने सास और ससुर को छोड़ करके नहीं जाऊंगी, मैं ये मेरे साथ ही रहेगा। पुलिस भी तैयार थी, वो कहती कि ये तो करण पे डिसाइड होगा कि करण क्या करेगा। वो कहते हैं कि ठीक है, और उसके बाद से दोनों की शादी होती है और दोनों घर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अब बात फंस जाती है खेत की और वसीयत की। तो वो करण के नाम से वो लोग नहीं करना चाहते मोनिका के सास और ससुर, इसीलिए जो सारी जमीन थी, जायदाद थी, वो विनय को यानी कि अपने पोते के नाम से वो कर देते हैं, क्योंकि वो उनका असली वारिस था।
और फिर उन लोगों को जमीन जायदाद से कोई मतलब ही नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने इस पे कोई ऐतराज भी नहीं जताया। मोनिका कहती है कि अगर आप लोगों को विनय को देना है तो दे दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम दोनों एक साथ रहेंगे और आप लोगों को छोड़ करके हम कभी नहीं जाएंगे। अब इधर सब कुछ सही हो जाता है, दोनों अब साथ रहने लगते हैं और ये परिवार अब सही से चलने लगता है। और करण अब वहीं पर उसी के घर में रहता है। करण के घर में हिस्सा तो बना हुआ है, अब जब भी उनका मन करेगा वहां पर ले लेगा, लेकिन जो वसीयत है वो विनय के नाम हो चुकी है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।